हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का लेक्चर सीरीज़ 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि आप लोग का हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मिडल 18 सेंचुरी से स्टार्ट होती है, लेकिन हम लोग जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आए थे वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट लर्निंग विदाउट वेस्टिंग टाइम, राइट। तो हम लोग शुरू करते हैं। मेरा नाम है अविनाश पटेल एंड अविनाश पटेल 0007 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 1756 की बात करते हैं हम लोग। 1756 में बंगाल का नवाब था। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। तो तभी ब्रिटिश लोग यहाँ पे आ गए थे इंडिया में। तो ब्रिटिश लोग के साथ उसका झगड़ा हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो कॉन्फ्लिक्ट में क्यों कॉन्फ्लिक्ट हुआ? तो ब्रिटिश लोग ने फोर्टिफिकेशन किले बनाए थे और टैक्स नहीं दे रहे थे। तो उसकी वजह से सिराजुद्दौला ने कॉन्फ्लिक्ट किया। उसके बाद उसकी वजह से 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिश वर्सेस सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला के सामने कौन था? ब्रिटिश। तो ब्रिटिश लोग उसमें जीत गए, राइट। और ब्रिटिश लोग ने एक पपेट भी बिठा दिया मीर जाफर नाम का। तो यहाँ से ब्रिटिश की एंट्री इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में स्टार्ट हो जाती है। और जो मीर जाफर था वही कमांडर था सिराजुद्दौला का, राइट। तो ये बात भी आप लोग को याद रखनी है। तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? 1757 में, राइट। नेक्स्ट क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 1764 आता है। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। बैटल ऑफ बक्सर जो क्यों होता है कि मीर जाफ़र था, तो मीर जाफ़र को बहुत सारी लालच दी थी ब्रिटिश लोग ने कि हम लोग ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ऐसा बहुत बोला था मीर जाफ़र को। लेकिन मीर जाफ़र को उतना वो नहीं दिया, प्रिविलेजेस नहीं मिले। तो मीर जाफ़र परेशान हो गया और वो भी निकल गया। उसके बाद ब्रिटिश लोग के साथ वो मीर कासिम था। मीर कासिम भी उसका ही रिलेटिव था मीर जाफ़र का, उसको बिठाया था गादी पे। और मीर कासिम ने बाद में ब्रिटिश लोग के साथ फाइट किया। तो वो फाइट थी बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश लोग के सेनापति कौन थे? हेक्टर मुनरो थे। तो ये भी याद रखना है आप लोग को। आगे देखते हैं। और ये जो युद्ध हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, इसमें भी ब्रिटिश लोग जीत गए थे, राइट। ब्रिटिश लोग जीते थे। तो इसमें क्या हुआ था कि उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है 1765 में। ये ईयर आप लोग को याद रखना है। तो इसमें जो अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, तो उसने 50 लाख रुपीस ब्रिटिश को दिए थे इस ट्रीटी में, ये भी याद रखना है। और 26 लाख रुपये पेंशन ब्रिटिश ने किसको दिए थे? मुग़ल एम्पेरर शाह आलम II को दिए थे। और दूसरा कौन था? दूसरा काशी का बलवंत सिंह था। ये तीनों ने इसके साथ संधि की थी ब्रिटिश लोग के साथ, इलाहाबाद की संधि। और ये जब बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिश लोग जीत गए तो तभी फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल ये लोग ने बिठा दिया और पॉलिटिकल पावर स्टार्ट हो गया, ब्रिटिश को मिल गया। और रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर था, राइट। अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वीडियो को कंप्लीट देखो। इंपेरियलिज्म किसको बोलते हैं? एक्सपांसन ऑफ एम्पायर। तो जो
छोटा राज्य रहता है उसको, राज्य का जो क्षेत्र रहता है उसको बढ़ाते बढ़ाते जीतते जीतते दूसरे राज्यों को भी उसमें मिलाया जाता है, उसको एक्सपांसन ऑफ एम्पायर, इंपेरियलिज्म बोलते हैं। उसके बाद आता है कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म किसको बोलते हैं कि वन कंट्री रूल ओवर अदर कंट्री एंड एक्सप्लॉइट पीपल एंड ड्रेन वेल्थ फ्रॉम देयर कंट्री। तो एक कंट्री है जो दूसरी कंट्री पे अपना शासन चलाती है और वहाँ के लोगों को लूटती है, वहाँ के लोगों का शोषण करती है और उसका जो भी प्रॉपर्टी रहती है वो लूट के अपने कंट्री में लेके जाती है। राइट, आगे देखते हैं हम लोग। आगे लैंड रेवेन्यू पॉलिसी की। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी क्या थी ब्रिटिश लोगों की? बक्सर का युद्ध जीत गए, बाद में वो लोग ने पॉलिटिकल सिस्टम डाली इंडिया में और बाद में लैंड पे रेवेन्यू भी वो लोग लेने लगे। तो वो सिस्टम कौन सी थी वो देखते हैं, और इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऑलमोस्ट रहते हैं सभी एग्ज़ाम में। तो स्पेशली हम लोग जीपीएससी यूपीएससी के बेसिस पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो आप लोग अगर जीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो पहला आता है परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि ज़मींदारी सिस्टम इसको बोलते हैं। तो ये परमानेंट सेटलमेंट लाया कौन था? कॉर्नवालिस। राइट, कॉर्नवालिस लाया था। तो इसमें ये सिस्टम में होता क्या था वो आप लोग को कन्फ्यूज़न होगा। तो इसमें होता ऐसा था कि जो फार्मर्स लोग थे वो खेती करते थे, और वो खेती करते थे तो उसके बीच में एक मिडल मैन आता था और उसके बाद में ब्रिटिश आते थे। तो फार्मर्स और मिडल मैन और ब्रिटिश तीनों के लिए 3 भाग सरखे करने पड़ते थे, और वो जो भी वो लोग का जो भी फसल होता था वो 3 भाग में बट जाता था। इसको हम लोग परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं। और उसके बाद आता है रैयतवारी सेटलमेंट। रैयतवारी सेटलमेंट कौन लाया था? थॉमस मुनरो। ये नाम भी आप लोग को याद रखना है। और जो ये रैयतवारी सिस्टम थी तो वो कहाँ पे थी? मद्रास में थी, मद्रास में। तो इसमें कैसा है कि फार्मर्स थे, फार्मर्स डायरेक्ट टैक्स ब्रिटिश को देते थे। और इसमें जो रैयतवारी सिस्टम थी तो इसमें भी जो लैंड थी तो लैंड पे ये लोग टैक्स लेते थे। अगर उसमें खेती नहीं होती होगी फिर भी उस पर टैक्स लेते थे, और खेती होगी तो उसमें ज़्यादा टैक्स लेते थे। उसके बाद आता है महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम में महलवारी सिस्टम को विलियम बेंटिक लाया था, और ये कहाँ पे स्थित थी? पंजाब में। और यहाँ पे कैसा रहता था कि पूरा विलेज का जो भी रेवेन्यू रहता था वो विलेज रिप्रेजेंटेटिव कलेक्ट करता था और डायरेक्ट ब्रिटिश को दे देता था। और तो यही सिस्टम्स थी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के लिए। आगे देखते हैं हम लोग। सब्सिडियरी अलायंस का एक कॉन्सेप्ट है वो कौन लाया था? वेलेस्ली लाया था। तो सब्सिडियरी अलायंस किसको बोलते हैं? कि इंडियन रूलर्स डू नॉट हैव ऑन फोर्सेस। तो इंडियन जो रूलर्स थे, राजा थे, वो लोग के पास खुद के फोर्सेस यानी कि मिलिट्री कुछ भी नहीं था। तो वो लोग को प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो उसके लिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो उसने प्रोटेक्शन के लिए वो लोग को सब्सिडियरी के लिए बोला था। तो सब्सिडियरी कैसे होती थी कि वो लोग को सब्सिडियरी पे करनी पड़ती थी। तो उसमें कैसा होता था कि इफ़ दे आर नॉट एबल टू पे, पैसे नहीं दे सकते थे, तो वो लोग के पास स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड, ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा अंग्रेज लोग ले लेते थे राजाओं के पास से। राजाओं का जो पूरा राज्य था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी फोर्सेस दिया जाता था तो उसके लिए वो लोग पैसे या तो फिर लैंड का टुकड़ा ले लेते थे। और दूसरा आता है डेलहाउसीज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये डेलहाउसी की खालसा नीति। तो डेलहाउसी की खालसा नीति कैसी थी कि इफ़ एनी किंग इन एनी एरिया दे डू नॉट हैव सन फॉर फ्यूचर रूल। किसी भी एरिया में किसी भी राजा के पास खुद का पुत्र नहीं रहेगा रूल्स करने के लिए, फ्यूचर में प्रिंस नहीं रहेगा, तो दे नीड टू गिव
एम्पायर आफ्टर डेथ ऑफ किंग टू कंपनी, कि जो भी उसका पूरा एरिया था, एम्पायर था, उसको अगर राजा का डेथ हो जाता है तो कंपनी को दे देना पड़ता था। तो ये खालसा नीति में पहले सतारा, संबलपुर, जैतपुर, ये तीनों एरिया खालसा हुए थे। किसने किए थे? लॉर्ड डेलहाउसी ने किए थे। आगे देखते हैं बुलियोनिज्म। बुलियोनिज्म किसको बोलते हैं दोस्तों? वेल्थ बाय अमाउंट ऑफ प्रेशियस मेटल ऑन्ड। तो जो भी मेटल्स होते थे, जो प्रेशियस मेटल्स होते थे, सोना होता था, ये सब, उसको वो लोग अंग्रेज लोग ले जाते थे और उसके बदले में कुछ दे के जाते थे। तो वो लोग ज़्यादा वो जो मेटल्स थे वो ऑन करके ज़्यादा अमीर बन रहे थे। उसके बाद आता है कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म किसको बोलते हैं? फॉर्मिंग कॉलोनी एंड ड्रेनिंग वेल्थ। तो मैंने पहले भी आप लोग को समझाया कि कोई भी दूसरा देश जो अपने देश पे शासन करता हो और वो यहाँ पे खुद का शासन चलाता है और यहाँ पे कॉलोनी फॉर्म करता है और यहाँ से जो भी हमारी वेल्थ रहती है उसको ड्रेन करके खुद की कंट्री में लेके जाते हैं लूट कर, उसको कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। काउजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो ही मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप लोग ऐसा मत सोचना कि मैंने बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, ये सब पढ़ा के सीधा 1857 पे आ गया। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ही मैं आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि ये हमारे पास टाइम बहुत ही लिमिटेड रहता है, इसीलिए। तो रिवॉल्ट 1857 के संग्राम के कारण क्या थे? तो पॉलिटिकल काउज थे, सोशल काउज थे, रिलीजियस काउज थे, इकोनॉमिक काउज थे, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, ये सब काउज थे। तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे हुआ था 1857 का रिवोल्ट। तो 29 मार्च 1857 मुगल पांडे किल्ड 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स। 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मुगल पांडे किल कर देता है। कहाँ पे मारता है? बैरकपुर में मार देता है। क्यों मारता है? कि काव एंड पिग का मांस था एनफील्ड कार्टिलेज में, इसीलिए इस कारण से वो 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार देता है। और कार्ल मार्क्स ने ये 1853 में ही प्रेडिक्ट किया था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 होगा ही होगा। और ये 1857 का जो रिवॉल्ट था वो एक ऐसा विद्रोह संग्राम था कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ मिलकर लड़े थे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किसकी क्या परेशानी थी। तो फार्मर्स को कैसे परेशान किया जाता था कि फोर्स टू ग्रो कैश क्रॉप्स रादर देन फूड क्रॉप्स। तो खाने के लिए जो फसल उगाई जाती है वो नहीं उगाने देते थे, और वो लोग को जो कैश क्रॉप रहते थे जिससे कुछ भी पैसे मिलते हो, वैसे क्रॉप्स को उगाने के लिए अंग्रेज फोर्स करते थे। मिलिट्री को क्या प्रॉब्लम था? काउ, पिग, फ्लैशेस इन एनफील्ड कार्टिलेज में काव एंड पिग के फ्लैशेस मिलते थे, तो ये बहुत ही ख़राब बात थी। वाइट मैन्स बर्डन। तो वाइट मैन यानी कि ब्रिटिश लोग क्या सोचते थे कि दे आर मेड बाय गॉड टू इम्प्रूव अदर्स। दूसरों को सुधारने के लिए भगवान ने उसी को ही बनाया है, ऐसा सोचते थे। पॉलिसी, तो वो लोग की पॉलिसी भी इतनी ख़राब थी। अभी हम लोग ने देखा कि सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डेलहाउसी और वेलेस्ली की सहायकारी योजना, तो ये सब था। ये आप लोग मेंस के एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो, इसीलिए मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। किंग थे अवध के किंग थे वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह वो एक पोएट थे। तो पोएट के पास भी सब्सिडियरी अलायंस करवा के उसका जो किंगडम था वो लूट लिया था ब्रिटिश लोगों ने। ब्रिटिश रिनोवेट फ्रॉम हिज किंगडम बिकॉज ही वॉज पोएट। उसको रिमूव्ड निकाल दिया था। और अगर एक पोएट हो तो वो उसके जो भी राज दरबार में जो भी दूसरे पोएट्स आते हैं उसको मान सम्मान देता है। तो वो जो भी पोएट्स थे दूसरे, वो लोग को भी इरिटेट
हुए थे वो लोग भी, क्योंकि जो मेन पोएट था राजा वाजिद अली शाह उसको भी निकाल दिया था ना, इसीलिए। अभी रानी लक्ष्मीबाई ऑल्सो इरिटेटेड बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से रानी लक्ष्मीबाई जैसे भी इरिटेट हुए थे। उसके बाद आता है रिलीजन में भी, धर्म में भी बहुत परेशान किया गया था। ब्रिटिशर्स वेर ट्राई टू सेंड इंडियन मिलिट्री टू अदर साइड ऑफ सी टू फाइट। पहले के समय में ऐसा माना जाता था कि हिंदू लोग अगर इंडियन जो बाउंड्री है, वहाँ से जो समुंदर स्टार्ट होता है उसको क्रॉस करके दूसरे कंट्री में जाते हैं समुंदर से, तो वो लोग सोचते थे कि उसका धर्म का उल्लंघन हुआ, मतलब धर्म का विरोध हुआ, अपमान हुआ, ऐसा सोचते थे। तो वो लोग अंग्रेज लोग इंडियन मिलिट्री को दूसरे देश में भेजकर ये सब ट्राई करते थे, परेशान करते थे। Britishers told that if anyone change religion to Christianity, then they can get property of father. ब्रिटिशर्स ने इतनी हद तक आ गए थे कि यहाँ के लोगों को बोलते थे कि अगर क्रिश्चियन लोगों के साथ अगर आप लोग ने मैरिज किया तो आप लोग को अपने फादर की प्रॉपर्टी मिलेगी, अगर नहीं किया तो नहीं मिलेगी, ऐसे भी परेशान करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि इतना परेशान हुए, उसके बाद सब लोग मेरठ टू दिल्ली, मेरठ से सब लोग दिल्ली गए थे फॉर लीडर ऑफ रिवॉल्ट। तो जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो उसके लीडर को ढूंढने के लिए सब लोग कहाँ पे गए, मेरठ से दिल्ली गए। तो वो लोग को कौन मिला, बहादुर शाह मिला। ब्रिटिश टोल्ड दैट रिमूव फोटो फ्रॉम कॉइन ऑफ मुगल एम्पायर, नेक्स्ट नो वन कॉल्ड मुगल एम्पायर, ओनली कॉल्ड प्रिंस। तो ब्रिटिश ने ऐसा भी बोला था कि जो कॉइन है उस पे से जो मुगल एम्पायर के फ़ोटो रहते हैं, ये फ़ोटो सब हटा दो और नेक्स्ट टाइम किसी को भी मुगल एम्पायर नहीं बोला जाएगा, ओनली प्रिंस बोला जाएगा, ऐसा भी बोला था ब्रिटिश लोगों ने। अभी हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर्स देख लेते हैं कि कौन से ईयर में क्या हुआ था। तो साल 1600 में चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी पास हुआ था, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने पास किया था। 1633 में उड़ीसा में वो लोग ने शासन जमाया था ब्रिटिश लोगों ने। उसके बाद 1660 में मुंबई में जमाया था, मुंबई में वो लोग अपना आधिपत्य जमाया था। उसके बाद 1695 में हुगली में फैक्ट्री डाली थी। 1707 में औरंगजेब का डेथ होता है। 1717 में दस्तक चालू होता है, दस्तक प्रथा, जो कौन लाता है, फारुखशियार। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, वहाँ से दीवानी राइट्स मिलते हैं ब्रिटिशर्स को। उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1793 में चार्टर एक्ट आता है। उसके बाद 1833 में चार्टर एक्ट आता है अंग्रेजों का। अभी 1857 का जो रिवॉल्ट था वो फेल हुआ था, तो क्यों हुआ था वो हम लोग रीज़न जान लेते हैं। तो पहला था एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस, कोई प्रॉपर लीडर नहीं था उसमें, इसकी वजह से फेल हुआ था। देयर वाज नो प्लानिंग अमंग द रेबल्स, इट वाज एन अनऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। यहाँ पे कोई प्लानिंग ही नहीं था ये रेबल करने का, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं था, ऐसे ही सब लोग मेहनत कर रहे थे। द लीडरशिप वॉज वीक लीडरशिप थी। देयर वॉज नो डायरेक्शन टू मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं, दिशा ही नहीं मिल रही थी ये मूवमेंट को। दूसरा था मिलिट्री रीजंस, कि ब्रिटिश आर्मी के पास सुपेरियरिटी थी, ब्रिटिश आर्मी मजबूत थी इंडियन आर्मी के कंपैरिजन में। ब्रिटिश आर्मी हैड अनलिमिटेड सप्लाईज, अनलिमिटेड ऐसा लिखना मत कभी, लेकिन ब्रिटिश आर्मी के पास सप्लाई ज़्यादा थी एज कंपेयर विथ इंडियन। द रिबेल हैड लिमिटेड सप्लाई एंड आउटडेटेड इम्यूनिशन।
तो जो सप्लाई थी हमारे पास वो आउटडेटेड थी और लिमिटेड थी, पुराने अस्त्र शस्त्र सब ये थे, तो हम लोग कैसे लड़ाई कर पाएंगे ऐसा। आइडियोलॉजिकल रीजन क्या थे? रीजन ऑल सेक्शन डिड नॉट पार्टिसिपेट। तो एक सोच ऐसी थी कि जो राजकुमार थे और एजुकेटेड क्लासेस के लोग थे वो इसमें नहीं जुड़े थे, और देयर वाज नो अल्टरनेटिव टू फेडरलिज्म पुट फोर्थ बाय रेबल्स। तो ये जो रेबल हुआ था, तो इसमें जो संघवाद का जो शुरुआत हुई थी, संघवाद हुआ था कि सब लोग अपने अपने खुद के संघ बना के चल रहे थे, किसी में यूनिटी नहीं थी, इसीलिए भी ये 1857 का रिवोल्ट फेल हुआ था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ऐसी ही हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वो लोग को भी ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो सकता है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।